जय हिंद। चलिए आज बात करते हैं इराक के पिछले 100 साल के इतिहास की। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे एक देश बना, कैसे सद्दाम हुसैन को सत्ता तक पहुंचाया गया और फिर कैसे उसे फांसी के तख्ते तक भी पहुंचा दिया गया। और ये भी देखेंगे कि कैसे एक तानाशाह की जिद ने उस पूरे इलाके को 3 बहुत ही भयंकर खाड़ी युद्धों में झोंक दिया। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक घटनाएं इराक को दशकों तक चलने वाले संघर्ष में उलझाती चली गई। ये सब कुछ एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। आप जानते हैं, जहां एक टुकड़ा गिरता है तो अपने साथ बाकी सबको भी गिरा देता है। हम इसी सिलसिले को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद, जब एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य, जिसे उस्मानिया सल्तनत भी कहते हैं, पूरी तरह से बिखर गया। और बस इसी बिखराव के साथ मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया और एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम था इराक। तो यहां समझने वाली बात यह है कि इराक की नींव ही सच कहें तो बहुत अस्थिर थी। देखिए, ऑटोमन साम्राज्य के टूटने के बाद ब्रिटेन ने मेसोपोटामिया के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 3 अलग अलग प्रांतों को, जहां शिया, सुन्नी और कुर्द लोग रहते थे, जबरदस्ती मिलाकर एक देश बना दिया और उसे नाम दिया इराक। 1932 में इसे आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वहां एक राजशाही बिठा दी गई जो इन अंदरूनी झगड़ों को कभी संभाल ही नहीं पाई। खैर, ये सिस्टम भी ज्यादा दिन नहीं चला और 1958 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। और फिर ठीक 10 साल बाद 1968 में बाथ पार्टी सत्ता में आई, जिसने उस एक आदमी के लिए रास्ता तैयार किया जो आने वाले कई दशकों तक इराक की पहचान बनने वाला था। और बस यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है सद्दाम हुसैन की। सद्दाम का कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो बाथ पार्टी में शामिल हुआ और बहुत तेजी से धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगा। उसकी क्रूरता और सत्ता की भूख ने उसे पार्टी में ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। अब यहां पर यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोर्स ये कहता है कि सद्दाम का ऊपर उठना सिर्फ उसकी अपनी काबिलियत का नतीजा नहीं था। उस वक्त इराक के जो राष्ट्रपति थे, अहमद हसन अल बकर, वो सोवियत संघ के काफी करीबी माने जाते थे। और सोर्स का आरोप यह है कि कोल्ड वॉर के उस दौर में अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए CIA ने कथित तौर पर सद्दाम को आगे बढ़ने में मदद की ताकि सोवियत संघ के असर को रोका जा सके। अब देखिए, सद्दाम ने कितनी सफाई से पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। पहले वो वाइस प्रेसिडेंट बना और फिर उसने खुफिया एजेंसी को अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर उसने इसी एजेंसी का इस्तेमाल अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए किया। एक एक करके सबको रास्ते से हटाया, जिससे पूरे देश में उसका डर फैल गया। और आखिर में 1979 में उसने कथित तौर पर राष्ट्रपति के सिर पर बंदूक रखी और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह वो खुद इराक का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर शासक बन गया। जैसे ही सद्दाम ने सत्ता संभाली, इराक और सच कहें तो पूरा मिडिल ईस्ट ही आग के लपटों में घिर गया। संघर्षों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे दुनिया आज गल्फ वॉर्स या खाड़ी युद्धों के नाम से जानती है। इन युद्धों ने उस पूरे इलाके को दशकों तक अस्थिर करके रख दिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये दोनों युद्ध एक दूसरे से काफी अलग थे। पहला युद्ध 1980 में ईरान के खिलाफ शुरू हुआ। सद्दाम खुद को पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर साबित करना चाहता था और ईरान में जो नई नई इस्लामिक क्रांति हुई थी उसके असर को भी रोकना चाहता था। ये जंग 8 साल तक चली और इसका कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरा युद्ध 1990 में हुआ कुवैत के खिलाफ, और इसकी सीधी वजह थी पहले युद्ध से हुआ भारी भरकम कर्ज। ईरान इराक युद्ध की इंसानी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। इस 8 साल तक चले खूनी संघर्ष में दोनों देशों को मिलाकर करीब करीब 20 लाख लोगों की जानें गईं। ये एक बेहद विनाशकारी युद्ध था जो सिर्फ एक आदमी की महत्वाकांक्षा और राजनीतिक विचारधाराओं के टकराव का नतीजा था। पहले खाड़ी युद्ध ने इराक की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। उस पर लगभग $80 बिलियन का कर्ज चढ़ गया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा कुवैत जैसे देशों का था। और यही कर्ज दूसरे खाड़ी युद्ध की वजह बना जब कुवैत ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। अब सोर्स यहां पर एक और चौंकाने वाला दावा करता है। उसके मुताबिक जब सद्दाम और कुवैत के बीच टेंशन बढ़ रही थी तो अमेरिका ने कथित तौर पर एक सीक्रेट मैसेज सद्दाम तक पहुंचाया कि अगर वो कुवैत पर हमला करता है तो अमेरिका बीच में नहीं आएगा। सोर्स का आरोप है कि ये एक तरह से सद्दाम को हमला करने के लिए हरी झंडी दिखाने जैसा था। और जब सद्दाम ने हमला कर ही दिया तो अमेरिका ने 2 हिस्सों में जवाब दिया। पहले, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के नाम पर सेना को सऊदी अरब में इकट्ठा किया गया।
लेकिन कुवैत को बचाने के लिए फौरन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सोर्स का तर्क यह है कि यह देरी जानबूझकर की गई थी ताकि तबाह होता हुआ कुवैत डेस्परेशन में यानी मजबूरी में अमेरिका को अपने तेल के कुओं का कंट्रोल सौंप दे, और जैसे ही ये डील हुई तब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया गया। दूसरे खाड़ी युद्ध के करीब एक दशक बाद दुनिया ने इराक में एक और तीसरा युद्ध देखा। 2003 में अमेरिका की अगुवाई में एक गठबंधन ने इराक पर हमला कर दिया। इसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और इस बार मकसद था सद्दाम हुसैन के शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। इस हमले की जो सबसे बड़ी वजह पूरी दुनिया को बताई गई वो ये थी कि सद्दाम हुसैन के पास जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार हैं, जिन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या WMDs कहते हैं, और ये हथियार पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सोर्स इस तर्क को सिरे से खारिज करता है। उसका दावा है कि महीनों तक छानबीन करने के बाद भी इराक में ऐसा कोई हथियार नहीं मिला। सोर्स के मुताबिक हमले का असली मकसद इराक के तेल के विशाल भंडार और उसके सोने के खजाने पर कब्जा करना था। हमले के बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। मार्च 2003 में हमला शुरू हुआ और अमेरिकी सेना ने बहुत जल्द बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम वहां से भाग निकला, लेकिन करीब 8 महीने बाद दिसंबर 2003 में उसे एक छोटे से जमीनी बंकर में छिपा हुआ पकड़ लिया गया। इसके बाद अमेरिका की बनाई नई इराकी सरकार ने उस पर 3 साल तक मुकदमा चलाया और फिर 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। अब मुकदमे की बनावट पर भी सोर्स कई सवाल खड़े करता है। सद्दाम पर 1982 में दुजैल शहर में 148 लोगों की हत्या का आरोप था और मरने वालों में ज्यादातर शिया और कुर्द थे। सोर्स ये बताता है कि मुकदमा चलाने वाले 5 जजों के पैनल में 3 शिया जज और 2 कुर्द जज, मतलब जज उन्हीं समुदायों से थे जिन पर सद्दाम ने जुल्म किए थे। इससे इस मुकदमे की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। तो क्या सद्दाम के हटने के बाद इराक में अमन चैन आ गया? खैर, सोर्स के मुताबिक जवाब है बिल्कुल नहीं। सद्दाम को हटाने से वहां एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया, मतलब एक खालीपन। जब एक मजबूत सत्ता हट जाती है और उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं होता, तो देश और भी गहरे संकट में चला जाता है। जो विरासत पीछे छूटी वो बहुत ही भयानक थी। सद्दाम के जाते ही देश शिया और सुन्नियों के बीच एक खतरनाक गृह युद्ध में फंस गया, और इसी अफरा तफरी और अराजकता के माहौल से ISIS जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन ने जन्म लिया। सोर्स ये भी आरोप लगाता है कि इराक का सोना देश से बाहर ले जाया गया और उसके तेल के कुओं पर विदेशी कंपनियों का कंट्रोल हो गया, जिससे देश आर्थिक रूप से भी पूरी तरह तबाह हो गया। और इस सब की सबसे बड़ी, सबसे भारी कीमत चुकाई वहां के आम लोगों ने। सोर्स जो आंकड़े देता है वो दिल दहला देने वाले हैं। अमेरिकी कब्जे के दौरान करीब 10 लाख लोग मारे गए, 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ा और 60,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटनाएं हुईं। ये नंबर उस तबाही की कहानी बताते हैं जो उस देश ने झेली। और आखिर में सोर्स इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। उसका तर्क यह है कि इराक की कहानी कोई अकेली अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न का हिस्सा है। इस नजरिए के मुताबिक आज दुनिया में जो भी बड़े संघर्ष हो रहे हैं, उनके पीछे मुख्य रूप से 2 देश हैं। एक ब्रिटेन, जो मनमाने तरीके से नक्शे पे लकीरें खींचकर देशों को तोड़ता है, और दूसरा अमेरिका, जो फिर उस खालीपन में घुसकर झगड़े को और बढ़ाकर और हथियार बेचकर अपना फायदा कमाता है। तो इराक की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि जब बाहरी ताकतें किसी देश का नक्शा बदलती हैं या उसकी सरकार को गिरा देती हैं, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? और क्या इस सबसे वाकई में शांति आती है, या फिर ये कभी न खत्म होने वाले संघर्ष का एक नया दौर शुरू कर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत